जय हिंद साथियों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं यूपीटेट और बीपीएससी 4.0 के लिए जो 2026 में परीक्षा होनी है उसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर हम 4 आपके लिए लेकर आए, जो कि आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन आधारित होगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक सभी लोग रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप नीचे देंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चन हमने लिए हैं, ये क्वेश्चन आपको सीधे पेपर में देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो आपका यूपीटेट हो या फिर आपका बीपीएससी 4.0 हो। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर रहेंगे और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर टीचिंग से संबंधित चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम की आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट, जैसे कि अभी दिया जा रहा है, मॉडल पेपर और पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो यहाँ पर आपका हिंदी है। ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। यहाँ पर कुल 30 प्रश्न लिए हैं जो कि हिंदी व्याकरण और साहित्य से संबंधित हैं। आपका यूपी टेट और बीपीएससी में दोनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस शर्त ये रहती है कि यूपी टेट में टोटल 30 होते हैं और आपका बीपीएससी में टोटल 22 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला भाग है वस्तुनिष्ठ। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ भाग में यहाँ पर पहला जो है क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है। जो हिंदी नवरत्न पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो बी है मित्र बंधु, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो क्वेश्चन एक है, इसका जो भी ए बी सी डी जो भी आंसर आपको लग रहा हो, जो भी सही हो इसका, वो नीचे कमेंट फटाफट करिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अर्थात हिंदी नवरत्न 1900 कब लिखी गई है? 1910 में। हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में मिस्र बंधुओं की प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति रही है। ठीक है, तो क्या है ये? आलोचनात्मक कृति है। कब लिखी गई? 1910 में लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? मिस्र बंधुओं के द्वारा। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। अगला है आपका पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें जो है पूछा है कि अलंकार कौन सा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है रूपक, दूसरा ऑप्शन उपमा, तीसरा ऑप्शन यमक और डी ऑप्शन श्लेष। तो यहाँ पर कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? दो का जो भी हो फटाफट नीचे कमेंट करिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा किसके साथ जाएंगे आप? ऑप्शन बी के साथ। ऑप्शन बी अर्थात उपमा के साथ। पीपल के जो पत्ते हैं, पीपल के पत्ते के समान मन का डोलना है, यानी कि यहाँ पर सरिस का समान वाचक शब्द है और उपमा अलंकार। ठीक है, तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। जो लंबोदर है आपका, यह किस प्रकार का शब्द है? क्या यह योग रूढ़ है या फिर यौगिक है या फिर आपका योग रूढ़? पहला है आपका रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी कह रहा है। तो यहाँ पर किसके साथ जाएंगे? जल्दी लिखें। यहाँ पर जाएंगे हम ऑप्शन डी के साथ, यानी कि लंबा है उदर जिसका, जैसे गणेश जी, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, और तीसरे का अर्थ किसका दे रहा है? तीसरे का। ठीक है, लंब प्लस उदर, दो शब्दों से मिलकर बना है लंब प्लस उदर, लेकिन यह जो अर्थ दे रहा है तीसरे का दे रहा है, अर्थात गणेश जी का। ठीक है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो गणेश जी के जैसा हो, तो अर्थ तीसरे का दे रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। जब कोई शब्द दो शब्दों से मिलकर बन रहा हो और वह किसी तीसरे का अर्थ दे रहा हो, जैसे नीलकंठ। ठीक है, तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर जी। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं। नेक्स्ट है आपका औन्नत शब्द का विलोम क्या है। औन्नत शब्द का विलोम क्या है? नत, उन्नत, अभिनत या फिर अ, नवत। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या जाएगा आपका? ऑप्शन सही जाएगा इसका ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी अर्थात उन्नत। अवनत का हो जाएगा उन्नत। ठीक है, यानी कि अवनत का मतलब क्या होता है? झुका हुआ या गिरा हुआ। इसका विलोम क्या हो जाएगा? उन्नत, यानी कि उठा हुआ या विकसित। ठीक है, अवनत का मतलब होता है गिरा हुआ, झुका हुआ, और उन्नत का मतलब होता है उठता हुआ
या विकसित होता हुआ, ठीक है, तो विकसित, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट, कपीस शब्द में उपयुक्त संधि का नाम बताइए। तो जो कपीस है, कपीस में संधि कौन सी है आपको यह बताना है ना। तो ऑप्शन आपके सामने है वृद्धि संधि, यण संधि, विसर्ग संधि या फिर दीर्घ संधि। तो कपीस, कपीस को क्या लिखेंगे हम, कपि धन ईस, कपि धन ईस लिखेंगे। ये बराबर होता है कपीस, ठीक है, ये बराबर क्या आ जाएगा हमारा कपीस के, जिसमें ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या हो जाता है, ये बन जाता है बड़ी ई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। तो दीर्घ संधि यानी कि ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। कपीस में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। संधि विच्छेद क्या बना है इसका, कपिधन ईस। नेक्स्ट है आपका विद्वान, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। जो विद्वान ये शब्द है आपका, इसका स्त्रीलिंग पूछ रहा है क्या बनेगा। तो ऑप्शन ए है आपका विदुषी, बी है विद्या, और सी है विद्यामती, और डी है आपका विदुषी। तो विदुषी एक ये वाला सा है और ये एक यहाँ पे ये वाला सा है, यहाँ मूर्धन्य होगा। तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ठीक है, ये वाला विदुषी आपका सही है। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, और यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी आपकी, शुद्ध वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन था लगभग ये। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा विदुषी, जिसमें मूर्धा वाला सा हो, ये वाला आपका विदुषी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन क्या हो, सुंदर हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या फिर सुग्रीव। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या कहोगे आप, उसको कहोगे आप सुग्रीव, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। सुग्रीव अर्थ सुंदर गर्दन वाले का होता है, यानी कि ग्रीवा जिसकी सुंदर हो। तो सुगर्दन यानी कि ग्रीवा यानी कि गर्दन, ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवासुर में कौन सा समास है। तो देवासुर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। देव और असुर, देव और असुर दोनों पद प्रधान हैं, और बीच में क्या है, बीच में और छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। देव, देवासुर यानी कि देव और असुर, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास हो रहा, द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चांद का मुंह टेढ़ा वाक्य का संग्रह रचयिता कौन है। जो आपका काव्य है ये चांद का मुंह टेढ़ा या काव्य है, इसके रचयिता कौन है, किसने इस काव्य को लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो क्या भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है, अज्ञे ने लिखा है, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। तो चांद का मुंह टेढ़ा ये लिखा किसने है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करिए, 9 का जो भी हो ABCD नीचे कमेंट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अर्थात गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। यह इनकी प्रसिद्ध जो है काव्य है। चांद का मुटेड़ा किसका है, गजानन मुक्ति बोध का, ठीक है, गजानन माधव मुक्ति बोध का चांद का मुटेड़ा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी, ठीक है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर क्या गंवार व्यक्ति या फिर अनपढ़ व्यक्ति या फिर एकमात्र सहारा या फिर बिल्कुल असमर्थ होना। तो बहुत आसान सा सवाल है यहाँ पे, अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ हो जाएगा, इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा आपका एकमात्र सहारा होना, ठीक है, एकमात्र सहारा होना अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है। नेक्स्ट है आपका रामधारी दिनकर की उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उनकी कौन सी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जा चुका है। तो क्या कुरुक्षेत्र के लिए, रश्मि रथी के लिए, उर्वशी के लिए, फिर आपका परशुनाथ की प्रतीक्षा के लिए। तो इसमें किसके लिए मिला है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे उर्वशी के बारे में, कौन सी, उर्वशी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर उर्वशी, जो कि इन्होंने कब लिखी थी, यह महाकाव्य उन्होंने 1972 में लिखा था। कब लिखा था, 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। उर्वशी के लिए
रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह क्या है एक? तो यह एक महाकाव्य है। क्या है यह? महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य, इसको भी याद रखेंगे। मान लो पूछ लेता है कि उर्वशी क्या है, कौन सी कृति है, कैसी कृति है, तो यह आपकी महाकाव्य है। 1972 में इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसको? रामधारी सिंह दिनकर महोदय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तितली उपन्यास जो है, तितली उपन्यास, इसका जो है रचनाकार कौन है, किसने लिखा है तितली को? ठीक है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अज्ञेय या फिर ज्ञानेन्द्र। तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएंगे हम ऑप्शन ए के साथ, यानी कि जयशंकर प्रसाद के साथ। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के साथ जाएंगे। जो कंकाल, तितली और इरावती, ठीक है, ये सभी किसने की हैं? ये जयशंकर प्रसाद की हैं। लेकिन जो आपकी इरावती है, कौन सी? इरावती, ये अधूरी रह गई थी इनकी। कौन सी? अधूरी कृति। अगर पूछ ले कि जयशंकर प्रसाद की अधूरी रचना कौन सी रह गई थी, ठीक है, तो आप इसको बताएंगे इरावती को। कंकाल और तितली ये पूरी हैं, इनको पूरी लिख दिया था, लेकिन अब इरावती जो है ये इनकी अधूरी रह गई जयशंकर प्रसाद महोदय की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तर्कस, इसका पर्यायवाची क्या होता है? तर्कस का पर्यायवाची क्या होता है? तो क्या तीर होता है, धनुष होता है, निशान होता है, या फिर प्रत्यक्षा होता है? तो यहाँ पर सही जवाब किसके साथ जाएंगे? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ, निसंग। ठीक है, निसंग यानी तर्कस को वह पात्र, तर्कस वह पात्र होता है जिसमें तीर रखे जाते हैं, जिसका पर्यायवाची निसंग या तूरण होता है। क्या? ये निसंग यहाँ पे लिख रखा है, और जो तुरंग होगा वो क्या हो जाएगा? ये तुरीण, तुरीण जो है ये निसंग या तुरीण। ठीक है, ये होते हैं जिसमें से, मान लो जिसमें से आप ये रखते हो, इसमें तीर रखते हो ना, तीर जो पीछे टांगते हैं इसमें तीर रखी होती हैं, ये उस वही है। तो तर्कस पात्र होता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम पात्र है। और इसका जो पर्यायवाची क्या हो जाएगा? एक निशांग और दूसरा तुड़ीर। ठीक है, तुड़ीर। तो ये दो इसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है अहूत, का विलोम क्या हो जाएगा? जो अहूत है आपका शब्द, इसका विलोम क्या होगा? हूत, अनहूत, अनाहूत या फिर अपहूत? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। यहाँ पर अनाहूत होता है, आहूत का होता है अनाहूत। आहूत का मतलब होता है आपका बुलाया हुआ, इसका अर्थ क्या होता है? बुलाया हुआ। ठीक है, बुलाया हुआ। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका? बिना बुलाया हुआ। क्या? बिना बुलाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी के जाएंगे, करेक्ट ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका अत्याचार का सही शब्द, सही संधि विच्छेद क्या है? जो अत्याचार है इसका सही संधि विच्छेद क्या है? अतिधन आचार, अत्यधन आचार, अत्याधन चार या अतिधन चार? ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि अतिधन आचार। क्या? अतिधन आचार, ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, अत्याचार का अतिधन चार। और यहाँ पे संधि कौन सी होगी? तो यहाँ पे इसकी संधि होगी यण संधि। ठीक है, इसकी जो संधि होगी वो यण संधि होगी। इस बात को भी याद रखेंगे, अत्याचार में कौन सी संधि है? यण संधि है। और शब्द विच्छेद, संधि विच्छेद अतिधन आचार। नेक्स्ट है आपका छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। क्या? छछूंदर के सर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या होता है? तो दान के लिए सुपात्र न होना, या गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, या फिर अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिलना, या फिर बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? इसमें सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर यानी कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना, ये छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ होगा। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि मृग नयनी में कौन सा समास है? तो मृग नयनी में कौन सा समास है आपका? तो ध्यान देंगे कि अव्यय भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, या फिर बहुव्रीहि है। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? किसके साथ जाएंगे आप? ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, कर्मधारय समास है। ठीक है, मृग के समान नयन वाली, नयन एक विशेष है, और ये इसकी विशेषता मृग विशेषण है। ठीक है, जो नयन है देखिए,
ये नयन, नयन क्या है? यह विशेष है, ठीक है। क्या है? विशेष से है, ठीक है। और जो आपका मृग है, क्या? मृग, ये क्या है? ये आपका विशेषण है। क्या है? विशेषण है, ठीक है। तो इसमें विशेषण से बताई गई है, अतः इसमें कर्मधारय समास होगा, ठीक है। कौन सा समास? कर्मधारय। मृगनयनी में कौन सा समास? कर्मधारय समास से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? क्या सुमित्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, मन्नू भंडारी, या फिर उषा प्रियवदा को? तो किसको कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा? ठीक है। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा, फटाफट नीचे कमेंट करिए। तो ये है आपकी महादेवी वर्मा, ठीक है। महादेवी वर्मा की कविताओं में विरह और वेदना की प्रधानता के कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। किसको? महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, इसमें अलंकार पूछा तो क्या अनुप्रास होगा, श्लेष होगा, यमक होगा, या फिर आपका रूपक होगा, ठीक है। तो इसमें से अलंकार क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपका यमक अलंकार जाएगा। क्यों? क्योंकि बेर शब्द दो बार आया है। कौन सा? ये जो बेर शब्द है, बेर, ये आया कितनी बार? दो बार, ठीक है। पहली बार का जो ये अर्थ आया, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? समय, समय, या फिर आपका दफा, समय या दफा के लिए। और दूसरी बार फेल जो फल आया है ये वाला, इसका जो अर्थ होगा ये बेर ही होगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? बेर होगा। अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आप जो है करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। जैसे तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, तो तीन बेर का मतलब ये समय है कि कितनी बार खाती थी। क्या? कितनी बार? तो तीन बार खाती थी, वह तीन बेर खाती थी, मतलब तीन बार वह तीन बेर खाती थी। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है? जो यमक अलंकार हुआ है, ठीक है। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कुमुदनी की, ठीक है। तो कुमुदनी की कौन सी, ए बी सी डी, कौन सा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा कुमुदिनी होता है, ठीक है। क्या होता है? कुमुदिनी होता है आपका, ठीक है। ये आपका शुद्ध ये वाला है, बाकी आपके ये तीनों गलत हैं। आपका कुमुदिनी होता है, इस बात का याद रखेंगे, कुमुदिनी, ठीक है। यानी कि चारों में मात्राएं लगी हैं, दोनों में पहले यहाँ पे छोटी ओ की है कु और मुंह में, ठीक है। कु का और माँ में छोटी ओ की, दा में छोटी ई की, और ना में बड़ी ई की मात्रा। तो कुमुदनी आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट है आपका कान कतरना। कान कतरना जो मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है? तो बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, सोच विचार में पढ़ना, फिर बहुत आदर करना, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बहुत चालाक होना। कान कतरना का मुहावरे का प्रयोग होता है बहुत चालाक या चतुर व्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में हिंदी व्याकरण को राजभाषा घोषित किया गया है। तो राजभाषा कब घोषित किया गया? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 444, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 334। तो सही जवाब जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ठीक है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 फर्स्ट, ठीक है, 343 फर्स्ट के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ध्यान देंगे, भाग 17, सॉरी, हाँ भाग 17 है आपका, और भाग 17 के तहत जो आपका अनुच्छेद है आर्टिकल 343, इसका फर्स्ट 343 का फर्स्ट के तहत जो हिंदी को राजभाषा बताया गया, घोषित किया गया। तो इस बात को याद रखेंगे, 343 फर्स्ट के तहत है, ठीक है, 343 फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? जो आषाढ़ का एक दिन है, इसको किसने लिखा है? सेठ गोविंद दास ने, भीष्म साहनी ने, मोहन राकेश ने, फिर लक्ष्मी नारायण लाल ने, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन इसका सही जाएगा ऑप्शन सी, मोहन राकेश, ठीक है। क्या? मोहन राकेश ने लिखा है इसको। आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन पर आधारित
एक जो है नाटक है जिसको मोहन राकेश ने लिखा है। नेक्स्ट है वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो रसों का स्थायी भाव पूछता है, कई बार पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन है वीर रस के बारे में, किसका स्थायी भाव। तो क्या रति होगा, उत्साह होगा, हास्य होगा, फिर क्रोध होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या जाएगा आपका, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। यहाँ पर उत्साह होगा। ठीक है, वीर रस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर उत्साह दिखाया गया हो। ठीक है, तो उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्साह होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम और तद्भव से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रहा है आपका खेत, दूसरा कोर्ट, तीसरा अजीब और चौथा है आपका अग्नि। तो यहाँ पर वो कह रहा है तत्सम। तो तत्सम का सही जवाब क्या जाएगा आपका, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अग्नि तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप आग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। करो परोपकार का संधि विच्छेद क्या है। जो परोपकार है आपका, इसका संधि विच्छेद इसमें क्या है आपको यह बताना है। परधन उपकार, परोधन उपकार, या फिर परोधनकार, या फिर पराधन उपकार। तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, परधन उपकार। इसमें जो है आ, देखिए आ प्लस उ, आ प्लस ओ मिलकर क्या हो जाता है आपका, बराबर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर का आ, छोटा आ, और यहाँ का ओ मिलाकर क्या हो गया, ये हो गया आपका ओ की मात्रा यहाँ लग गई ना। तो यहाँ पर परधन उपकार होगा। और अगर यहाँ पे संधि पूछ लेता है तो कितनी चोटी, एक चोटी। एक चोटी का मतलब यहाँ पे गुण संधि, एक मात्रा मतलब गुण संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा। उसके लिए एक शब्द तो क्या अक्षम हो जाएगा, अकिंचन हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा, फिर असामर्थ्य हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि अकिंचन। ऑप्शन बी यानी कि अकिंचन हो जाएगा आपका। अकिंचन का अर्थ हो अत्यंत गरीब या जिसके पास कुछ न हो। अक्षम का मतलब होता है जो देने योग्य न हो, मतलब देने में सक्षम न हो। ठीक है, तो सक्षम का विलोम हो जाएगा अक्षम। लेकिन यहाँ पर कहा है कि जिसके पास कुछ ना हो, यानी कि अकिंचन होता है। हमने आपको बताया कि अकिंचन यह अत्यंत गरीब या जिसके पास कुछ भी ना हो, उसके लिए अकिंचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मैला आंचल के लेखक कौन है। तो मैला आंचल के लिए जो है इसका लेखक कौन है, फणवीश, जो है आपका फणीश्वर नाथ रेणु, या फिर नागार्जुन, या फिर रामधारी सिंह दिनकर, या फिर आपका प्रेमानंद महाराज, प्रेमाचंद। ठीक है, तो प्रेमचंद जो है ये लिखे हैं प्रेमचंद, या फिर रामधारी सिंह दिनकर, या फिर आपका नागार्जुन, या फणीश्वर नाथ रेणु। तो यहाँ पर सही जवाब किसके साथ जाएंगे आपका, ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल लिखा हुआ है। और यह क्या है, यह एक उपन्यास है। क्या है यह, मैलाचल, यह उपन्यास है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कौन सी कृति क्या है वो भी याद रखेंगे, बहुत बार ये भी पूछ चुका है। नेक्स्ट आप 29 नंबर, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत अधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, या बहुत शोर मचाना, या फिर अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है, किसी भी अत्यधिक और झूठी प्रशंसा करने से उसे अहंकार से भर भर देने को आसमान पर चढ़ाना कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर वीर गाथा काल यानी आदिकाल का कवि इसमें से कौन सा नहीं है। वीर गाथा काल का दूसरा नाम पूछे तो आप जो है आदिकाल बताएंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें से जो कवि कौन सा है जो इसमें वीरगाथा काल का नहीं है। ठीक है, तो क्या चंद्रबरदाई नहीं है, जगनिक नहीं है, नामदेव नहीं है, या फिर मधुकर नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है याद आदिकाल के प्रमुख कवियों को पहले पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें से आप छाट पाओगे। लेकिन यहाँ पर बात आई है वीर गाथा काल की, तो देखो जो यहाँ पर ऑप्शन सी है नामदेव, ये नहीं है। ठीक है, ये फिर है क्या, तो ये निर्गुण संत के काव्यधारा के कवि हैं। किसके, निर्गुण के। निर्गुण संत काव्यधारा के कवि हैं, जबकि ये तीनों हैं, चंद्रबरदाई हो गए, जगनिक हैं, और मधुकर हैं, ये सभी आदिकाल के कवि हैं। लेकिन आपका नामदेव नहीं है। तो ये थे टोटल
30 क्वेश्चन। अब आप ये बताएं 30 में से आपने कितने सही आंसर आपने दिए, आप वो बताएं। साथ ही वीडियो कैसी लगी वो भी बताएंगे। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम बार बार बोलते नहीं हैं वीडियो में बीच में। ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम बार बार लाइक के लिए बोलें या सब्सक्राइब के लिए बोलें या शेयर के लिए बोलें। ये आपकी पर्सनल जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो आप भी हमारा थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।